नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, आज की हमारी डेट है 6 फरवरी। 6 फरवरी के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी फाइनेंस कमीशन, फिर है सब कैटेगराइजेशन कमिटी फॉर ओबीसीज, फिर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एथनूसिया इच्छा मृत्यु, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको GEM के नाम से जानते हैं, और लास्ट है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारी भारत की देश की सुरक्षा की बात है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो अभी फाइनेंस कमीशन का ये न्यूज में चल रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो अभी नई जो है 16th नंबर की वो बनने वाली है। अभी कौन से नंबर की चल रही है? 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके हेड हैं NK सिंह। तो अभी ही आगे का प्रोसेस है कि शायद 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब आपकी जो प्रीलिम्स है उस पे क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, वैसे भी जो MCQ बेस्ड पेपर है उसमें जब आप पॉलिटी की स्टडी करते हैं, पॉलिटी में आपका एक टॉपिक आता है संविधानिक बॉडीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के टॉपिक पर आपका वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। सो फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर कहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है फाइनेंस कमीशन उसको बनाना चाहिए। तो अब जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको बोला गया है कि भाई अब वो क्या आगे बनाएगी कि जो हमारे केंद्र और राज्य हैं, जो हमारी सेंटर और स्टेट है, उसके बीच में हम टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो रेवेन्यू का शेयरिंग आता है वो फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, उसी के ऊपर ये फाइनेंस कमीशन काम करती है। जो लास्ट फाइनेंस कमीशन थी 15th, उसको नवंबर 2017 में बनाया गया था, और अब जो है 16th की भी यहाँ पर बात चल रही है। और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है, जो कि हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल 280 लिखता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो एक बॉडी होनी चाहिए, बाकी इसमें ऐसा नहीं लिखा कि 5 साल में होनी चाहिए। ये तो किस पे छोड़ दिया गया है सारा कुछ? ये सारा छोड़ दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर, वो कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो उसको बनाना चाहते हैं। सब कुछ प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट पे ये पूरा लीव कर दिया गया है कि कब कितने टाइम पे उसको बनाना चाहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन में एक चेयरमैन रहते हैं और 4 अदर मेंबर्स रहते हैं, और सारे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट की मर्जी तक रहते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही, दोबारा से भी रीअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जो ये सारे पर्सन होंगे इनका टर्म लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल 280 में लिखा नहीं है। प्लस इनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन्होंने कह दिया तो मानना है गवर्नमेंट ने, नहीं। इनकी जितनी भी सिफारिशें होती है वो सिर्फ सलाहकार के रूप में होती है, ठीक है। सलाह इसके अंदर सिर्फ आप दे सकते हो, बाकी इसमें और कुछ नहीं। रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होती है, सरकार पे बाइंडिंग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इनकी क्वालिफिकेशंस भी डेजिग्नेट करता है पार्लियामेंट को, कि भाई आपको क्वालिफिकेशन जो इनकी रहेगी, भाई कौन से मेंबर हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कौन बता सकता है यहाँ पर, ये बताने की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट की, ठीक है। तो उन्होंने बताई है क्वालिफिकेशन, क्या बताई है उन्होंने क्वालिफिकेशन? पहली क्वालिफिकेशन उन्होंने ये बताई है कि जो जज होगा वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब जो भी पर्सन होगा वो एक जज हो सकता है हाई कोर्ट का, या फिर वो क्वालिफाइड हो सकता है बनने के लिए, ऐसा पर्सन हो सकता है कोई, ठीक है। उसके अलावा और क्या इन्होंने यहाँ पर बताया है? इन्होंने यहाँ पर बताया उनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो भी पर्सन होगा वो गवर्नमेंट की नॉलेज रखने वाला होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसे पर्सन जो है उनको यहाँ पर बनाया
जा सकता है। प्लस एक पर्सन जिसको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो उसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सारा डिपेंड करता है इसी तरीके से कि किसको यहाँ पे बनाया जा सकता है। राइट एवरीवन, नॉलेज होनी चाहिए उनको इकोनॉमिक्स और पूरा फाइनेंस वगैरह की पूरी। बाकी इनका वही रिकमेंडेशन जो है वो क्या होती है, आर्टिकल 281 में लिखा हुआ है। इनकी रिकमेंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और जो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स एंड एड आती है, जो भी पैसा आता है उसको डिवाइड करना। और अगर कभी गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई मैटर इनको ट्रांसफर किया है आगे, तो उस मैटर को भी यहाँ पर जो है बताना। मतलब प्रेसिडेंट ने अगर कोई ऐसा मैटर जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया है, तो वो मैटर के ऊपर भी यहाँ पर पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन देना, एडवाइसेस देना। तो उन्हीं सब के लिए जो है ये भी रेफरेंस देने के लिए इसको बनाया गया है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ, सब कैटेगराइजेशन कमिटी फॉर ओबीसी। अभी क्या है ना कि जो भी हमारा ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर से एक कमीशन बनाई गई है, जो कि ओबीसी कैटेगरी में भी जो और पिछड़े वर्ग हैं उनका उपवर्गीकरण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या हुआ था कि अन्य पिछड़े वर्ग की कमीशन के लिए 3000 जातियों को उप वर्गीकृत करने की बात की गई थी, जिसमें 27% कोटा उनको यहाँ पे दिया गया था, और इसको काम को करने के लिए उनको पूरा 12 वीक्स का टाइम पीरियड भी दिया गया था। तो इसी के लिए बात है यहाँ पर। इसके लिए कौन सी कमेटी आई थी, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। देखो ये क्वेश्चन जो है कई बार यूपीएससी भी पूछ चुकी है। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने यहाँ पर जो है वो इसके लिए बात करी। इन्होंने यहाँ पर दोबारा से इसको एक्सटेंशन दिया है कि इसमें और आगे उनके लिए और क्या बेनिफिट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। जो हमारी ओबीसी की ये पूरी कैटेगरी है, इसमें कई सारी कास्ट भी हैं। उसके लिए हम कैसे मैकेनिज्म करेंगे, क्या क्राइटेरिया रखेंगे, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, और उसमें क्या क्या जातियां, समुदाय, उपजातियां और क्या उनकी पहचान यहाँ पे की जा सकती है ओबीसी कैटेगरी में, उसको तैयार किया जाएगा। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, है ना, मान लीजिए कोई किसी में त्रुटि चल रही है, किसी में कोई स्पष्ट कोई बात नहीं आई है, कोई स्पेलिंग गलत है या कोई कोई डेटा गलत है उनसे जुड़ा हुआ, सारी चीजें यहाँ पे तैयार करके रखा जाएगा। इसकी जरूरत क्यों है, क्या इसके लिए किए जा रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि ओबीसी कैटेगरी में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कैटेगरी फायदा उठा रही है। क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जैसे कि जाट, यादव, कुर्मी, ऐसे शक्तिशाली जो जिनके पास भूमि है, ज्यादा लैंड है, ऐसे कृषक समुदाय हैं जो ज्यादा लाभ उठा रहे हैं इस कैटेगरी का। और जो हम चाहते हैं, जो एक्चुअल हम चाहते हैं जिन तक बेनिफिट पहुंचे, छोटे किसान और इस तरीके के समुदाय जैसे कि मछली पकड़ने वाले या चरवाहे में रहने वाले, हम चाहते हैं कि उन तक इस चीज का पहले ज्यादा फायदा पहुंचे। तो उन तक तो फायदा पहुंच नहीं पा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव से हमने किया है वो मिल नहीं पा रहा। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये चीज आती है कि हमें उनकी इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोशिश की गई है कि सब कैटेगरीज बनाई जानी चाहिए। तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर सब कैटेगरीज बनाई गई है, जिसको आपको याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। कमीशन का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको अभी ही। कमीशन हमसे पूछी जाती है कि कौन सी कमीशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि आते हैं इससे क्वेश्चन, बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर इसी के लिए एक अलग से कमीशन भी बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिन्होंने भी यहाँ पर सिफारिश करी थी कि हमें आपको सब कैटेगरी करना जरूरी है, ताकि आप ओबीसी में भी ये जान सको कि आप अगर हम वर्गीकृत कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पर उसमें और चीजें ठीक करने की जरूरत है ना। आपके पास एक डेटा तैयार होगा, और डेटा तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर डेटा तैयार होता है तो हमें फायदा मिलता है हर चीज के लिए। हर चीज में फायदा अगर आपको देखना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा और सारी चीजों को एक तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। बस वही है, इसी की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन वही है कि अगर ऐसा होता है तो जो प्रभावशाली, जैसा भी बताया मैंने, जाट, कुर्मी, इनको इनकी जो है थोड़ा सा उनको नुकसान भी पहुंचेगा। और ये जो है वहां की जो और रीजनल पार्टीज है, क्षेत्र के जो दल है ना, वो इसके अगेंस्ट क्या है, आवाज उठाएंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे इस बात का। प्लस इसको करने की पहले भी कोशिश की गई थी तो काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। आंध्र प्रदेश में जो है सब कोटा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी, तो इसके ऊपर हुआ भी था। अब वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि
अब कास्ट बेस्ड कैटेगरी को ज्यादा बढ़ावा दे रही हूँ। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें काफी ज्यादा न्यूज में रहेगी, और फिर ये चीजें आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है और होगी ही। ठीक है, तो ये सब पर्सपेक्टिव है क्या। अभी रिसेंटली ही जो है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी बात चली है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर बात करना चाह रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, वहां पर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए आप कुछ भी वहां पर बॉन्ड खरीद के उनको प्रोवाइड मनी कर सकते हो, जिसमें आपका कोई नाम नहीं रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, बिल्कुल एक कहते हैं ना एनोनिमस, गुमनाम रहेगा आपका नाम। पहली बार 2017 के बजट सेशन में इसको इंक्लूड किया गया था, जनवरी 2018 में इसको अनाउंस किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि राजनीतिक अनुदान के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में जितना भी बेहिसाब धन का खतरा है उसको बचाया जा सके। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला था कि भाई दानकर्ता की पहचान हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो उसे क्या, एक तरीके से आप राजनीति में चंदा दे रहे हो। आप इसमें 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतना कितना भी अमाउंट यहाँ पर आप बॉन्ड्स को ले सकते हो, किसी भी एसबीआई की ब्रांच से आप जाके ले सकते हो। कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है। ये जो आरपीए का एक्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें यहाँ पर इसको लेकर के आ गया था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर, आपने अगर वहां से बॉन्ड खरीदा है, 15 दिन के अंदर अंदर आप उस पॉलिटिकल पार्टी की जो ब्रांच ऑफिस है वहां जाके इसको सबमिट करा के आ जाओ, और आपका पैसा जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंच जाएगा, लेकिन गुमनाम रहेगा सब कुछ। क्या रहेगा? सब कुछ गुमनाम रहेगा, नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है। और ये सेल पे चलता है पूरा पूरा, एक प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में इसके ऊपर एक सेल लगाई जाती है, और बॉन्ड जो है 10 दिवसीय विंडो की बिक्री में आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि चुनावी बॉन्ड की जितनी भी योजना तैयार की गई है, इसमें आप थोड़ा सा जो है चेंजेस की भी बात यहाँ पे की गई है कि भाई इंडियन और फॉरेन कंपनीज दोनों अनलिमिटेड पैसा देती है। अनलिमिटेड है क्योंकि कोई एक लिमिट नहीं है ना इसके ऊपर। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि अनलिमिटेड पैसा यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कैसे चलता है ये पूरा काम। सबसे पहले आप अपने बैंक को चूज करते हो, वो बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देता है। फिर आप वहां पे डिजिटल या चेक के थ्रू पेमेंट देते हो, और आप डोनर जो है वो उस पार्टी को देता है, मतलब 15 दिन के फ्रेम के अंदर, और वो पार्टी के अकाउंट में फिर वो पैसा चला जाता है, और फिर उसको इलेक्शन कमीशन पूरा वेरीफाई करती है। ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, देखो ये भी आप जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जो भी पर्सन होगा उसने सरकार को फंड के नाम पे पैसा दिया, और उसी के तहत उन्होंने क्या कर दिया, अपना काम निकलवाने की कोशिश करी। मानते हो ना कि ये चीजें इससे प्रमोट होंगी, काम निकलवाए जाएंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपना काम निकलवाना शुरू करेंगे इन चीजों से। तो इन सब चीजों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपना काम निकलवाना और ये सारी चीजें काफी बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा चीजें जो है प्रमोट होंगी, इसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए काफी कोशिशें भी की जा रही हैं कि ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अभी चर्चा करेगी और पूरा बताएगी कि इसको हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथनूसिया, इच्छा मृत्यु। क्या होता है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप बहुत दुखी हो, क्या है कि भाई ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो जिसका इलाज ही नहीं है, मतलब आप इतनी ज्यादा बीमार हो, कोमा में हो, या आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई स्वेच्छा से आप चाहते हो कि आपको मृत्यु दे दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु। ठीक है। अब पहले मैं आपको समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एथनूसिया समझ में आ गया ना, कि भविष्य में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उससे आपको छुटकारा पाने के लिए, उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको एक तरीके से जल्दी आपको एक मृत्यु दे दी जाती है। इसे हम कहते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें क्या होता है कि एक घातक दवा आपको दे दी जाए जानबूझकर, ताकि आपको बीमार जो हो आप अपना जीवन जो है वो समाप्त कर दो। ठीक है। एक दो तरीके का होता है, एक तो पेशेंट की मर्जी से, पेशेंट जीना नहीं चाहता है ना, तो पेशेंट अपनी मर्जी से कह रहा है कि भाई हम मुझे एंड करनी है अपनी जिंदगी। एक होता है कि पेशेंट के बिना परमिशन के उसके घर वालों की मर्जी से। एक होगा जब कोई रोगी अपनी सहमति देने की स्थिति में ही नहीं है, वो मेंटली कोई प्रॉब्लम उसको ऐसी हो गई कि वो उसका आंसर कर ही नहीं सकता है, तो उस सिचुएशन में भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि मेंटली एक पर्सन उसको आंसर दे ही नहीं सकता है। तो उस रिस्पेक्ट में भी एक प्रोविजन है जिसे हम कहते हैं अनैच्छिक इच्छा मृत्यु, जब पेशेंट अपनी हालत में नहीं है। एक होता है यहाँ पर
पैसिव, निष्क्रिय, जिसमें क्या होता है कि जीवन बनाए रखने के लिए आप क्या कर दोगे। अब जैसे आपको पता है कि इस पर्सन का जीवन मतलब जीने लायक नहीं बचा है, तो क्या होगा कि आप उसको जो जिंदा रखने के लिए जो आपने सपोर्ट दे रखा है ना, जैसे आपने ऑक्सीजन दे रखी है, सिलेंडर लगा रखा है कोई, या आपने कोई उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो वो आपने हटा दिया, उसे हम कहते हैं पैसिव इथ्नूसिया। और एक होता है इच्छा मृत्यु की वसीयत। अपने व्यक्ति जो होता है ना, अपने उपचार के दौरान खुद से एक देश यहाँ पर एक जारी करता है, जिसमें ये बोलता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो वो जो जीवन रक्षक होते हैं ना, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको हटाने हटाने के लिए अभी ऐसा कोई तरीका नहीं कि किसी व्यक्ति के पास आसपास डॉक्टर या तत्काल निर्णय लेने वालों के हस्तक्षेप के बिना कभी कोई यहाँ पर बनाया गया हो। सबकी परमिशन के थ्रू ही यहाँ पे किया जाता है उसकी इच्छा मृत्यु में। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर एक 5 जज की जो एक बेंच भी बैठी है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको अधिकार है यहाँ पर कि हर व्यक्ति यहाँ पर राइट टू डाई हो सकता है डिग्निटी के साथ। इसमें क्या होता है कि आप व्यक्ति जो है, बीमार व्यक्ति अपनी इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है और चिकित्सा उपचार से इनकार करने के लिए बोल सकता है। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आपको यहाँ पर कि इच्छा मृत्यु की वसीयत तैयार करने की अनुमति दे दी कि यदि कोई लाइलाज कोमा में चले जाते हैं तो उसको जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं रखा जाएगा। ये एथनूसिया का कॉन्सेप्ट अभी न्यूज में चल रहा है, इसीलिए मेरी यहाँ पर आपसे एक सबसे गुजारिश है कि जरूर इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इससे सवाल आपसे किए जा सकते हैं, है ना। इस पूरे टॉपिक पे आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा सवाल जरूर बन सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ की बात करता है, यही है हमारा फंडामेंटल राइट। इंडिया में अगर एक्टिवली एथनूसिया दिया जाता है, एक्टिवली एथनूसिया मैंने अभी बताया ना कि आप जबरदस्ती ऐसा कोई ड्रग प्रोवाइड कर दें जिसके तहत कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप खुद से ऐसा ड्रग दे रहे हैं उस व्यक्ति को, ये क्राइम है आज भी, ठीक है। और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये एक्टिव एथनू से आज भी एक क्राइम है। सेक्शन 309 जो हमारा आईपीसी का है वो कहता है कि भाई तो अटेम्प्ट हो गया कमिट करने का सुसाइड का। और अगर हाँ कोई ब्रेन डेड है तो उसको लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है उसकी हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि हर एक फैमिली मेंबर उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो मतलब उतना पैसा नहीं होता हर एक के पास कि लाइफ सपोर्ट को सपोर्ट करवा सके, मतलब क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है इन सब चीजों के अंदर। तो ये एक बेसिक बात है इस चीज की, समझ रहे हो बात को, ऐसा भी याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर है कि भाई आप इसके लिए क्या करोगे, पहले तो एक भाई एक मेडिकल बोर्ड लगाया जाएगा, ठीक है, वन प्राइमरी और एक रिव्यू करने के लिए कि भाई पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है, पेशेंट जो है अभी वो किस स्थिति से गुजर रहा है, उसके ऊपर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर पूरा एक तरीका हो जाता है उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाएगा, रिव्यू बोर्ड से पूरी बात की जाएगी। फिर उसके बाद जब दोनों बोर्ड मान जाते हैं, हॉस्पिटल मान जाता है, डॉक्टर की तरफ से एक नॉमिनी आता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर आता है, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर विद इन 48 आवर्स डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा भी यहाँ पर हुआ है। जो लिविंग विल है, इच्छा मृत्यु, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर समझ गए पूरे बात को, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो कहता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, अभी जो है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक मार्केट प्लेस ने अभी 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे अचीव कर लिया है 1 फरवरी 2023 के हिसाब से। पूरा 2023 में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख करोड़ का पूरा यहाँ पर टारगेट अचीव कर लिया है। अगर हम करंट रेट की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट जो है वो यहाँ पर 1.75 करोड़ का टारगेट रख रही है, ठीक है। और अभी तक जो है अभी जब से स्टार्ट किया है इस कॉन्सेप्ट को 3 लाख से ज्यादा किया जा चुका है। ये बेसिकली ई मार्केट है, तो यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2016 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट करा है 2016 में, ठीक है। और अभी के 6.5 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस आई है, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एनालिटिक्स, इन सब के जो प्रोसेस है ना पूरा, सब में काफी ज्यादा अमाउंट में चेंज आना है, देखने को मिली है ये सारी चीजें, है ना, ऐसा हुआ है अभी। तो समझ गए ना आप सभी लोग इस चीज को कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग सब लोग यूज करते हैं, देखो आप सभी लोग यूज करते हैं डिजिटल को, हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा,
अर्बनिक, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म चलते हैं, उससे इतना कितना फायदा होता है, वही सारी चीजें किसके अंदर आती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की इसी ई मार्केट सिस्टम पे आती है, जिसका काम क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्या होता है ना, कुछ नहीं है आपके पास, आप क्या है, पेपरलेस काम चल रहा है, यूं आपने ऑर्डर किया सारी चीजें हो गई, कैशलेस सारी चीजें। तो ये ट्रस्ट के बेस पे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, विश्वास आधारित प्लेटफॉर्म, संपर्क रहित, पेपर रहित, कैश रहित। आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने ये सब चीजें लगा दी, आपका सारा चीजें हो गया। तो डिजिटलाइजेशन काफी इंप्रूव हुआ है, पारदर्शिता इंक्रीज हुई है, और एक कस्टमर और रिटेलर के बीच में जो एक, हम कहते हैं ना, एक क्या को मैं आपको, एक ट्रस्ट एक तरीके से, या कंपटीशन, काफी सारी चीजें इंक्रीज हुई हैं। बहुत यूनिक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो इसने काफी सारी चीजें करी हैं। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, GEM, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव। एफिशिएंट का मतलब बहुत ही एफिशिएंटली काम करने वाला, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, सारी चीज आपके सामने, कुछ छुपाया नहीं गया। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, हर एक को इंक्लूड किया गया। जैसे हम कहते हैं ना समावेशी शिक्षा, एक वर्ड यूज करते हैं हम, समावेशी शिक्षा। क्या होती है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा होती है जब हर चीज को, हर एक प्रकार के बच्चे को, बच्चे से मेरा सेंस क्या है, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई गरीब या अमीर होगा, नहीं। समावेशी से मेरा मतलब है कोई ऐसे, जैसे होता है ना कि बहुत हैंडीकैप बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स का प्रावधान हुआ करता था। तो ये सब चीजें हटा करके आप उन्हीं बच्चों को उन्हीं के साथ बैठ के पढ़ाएं। तो समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को एक साथ ही पढ़ाएं, क्योंकि किसी को स्पेशल ऐसे ट्रीट ना करें। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे ही है ना, बच्चे तो सबके एक जैसे हैं यहाँ पर। इस तरीके से चीजों को समझाने के लिए है ये। ठीक है, तो वही है समावेशी, कि हर एक डीलर को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। लास्ट आर्टिकल है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा पे अमित शाह ने एक बात कही है। आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं अब विषयगत है, क्योंकि आज के टाइम पे थीम के ऊपर बन गई हैं चीजें। पहले क्या होता था, जोग्राफिकली ज्यादा होती थी, भौगोलिक चीजें होती थी। कैसे, मैं भौगोलिक की बात करूँ तो कैसे भौगोलिक होती थी कि जो पहले क्या होता था कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पे प्रॉब्लम रहती थी, जम्मू कश्मीर में रहती थी। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी ये बढ़ गई है ना, साइबर सुरक्षा, फ्रॉड, स्कैम, ये सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ पर, है ना। और फोर्थ जनरेशन की जो चिप आने लग गई है, टेरर आने लग गया है, ऐसी चीजें बढ़ने लग गई है। अगर मैं बात करूं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है, जिसके हेड अभी अमित शाह है। तो वही सारा कुछ देखते हैं, है ना। हमारी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इसके लिए काम भी करती हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है भारत के बॉर्डर के भीतर सुरक्षा करना, तभी तो इंटरनल है। और एक्सटर्नली कौन देखता है? हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो तो है ही डिफेंस मिनिस्ट्री के देखने के लिए। तो ये क्या होता है कि भारत के बाहर की जो ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे काम करना, उनके जो मंसूबे है ना, उनको कारगर साबित नहीं होने देना। तो ये किसके अंडर आती है? पूरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताइए, ये मैंने, आप भी जानते हैं कि सब इन बातों से, देखो, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, जो जागरूक व्यक्ति है, वो इन बातों से कभी नहीं छुपा है। उनको भी पता है कि भारत में क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, सब जानते हो, आप सभी व्यक्ति यहाँ पे जानते हैं। आज के टाइम की बात करूँ तो काफी साइबर प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी के साथ तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम घटित हो ही जाती है, जल की कमी का होना, है ना। और सामाजिक लेवल पे असंतोष, मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन का ना होना, कोविड-19 की महामारी, टेक्नोलॉजी, ब्लैक स्वान की घटनाएं, ये सब चीजें बहुत बढ़ती जा रही। आज के टाइम पे ये चीजें काफी बड़े रूप में एक आ चुकी है। ऐसा नहीं रह गया सिर्फ कि भाई एक, आप देखो तो बस टेररिज्म की चीजें, टेररिज्म तो है ही, पर और भी चीजें बढ़ती जा रही हैं, है ना। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा कि एक डीप फेक करके टेक्नोलॉजी आई थी, याद है? मैंने अपने आर्टिकल्स में भी कवर किया था डीप फेक। क्या होता है उस डीप फेक में कि आपका कोई भी यहाँ पर आपकी पिक्चर बना करके कुछ भी आपकी आवाज निकाल के बात कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, कितने लोगों के साथ ही, सेलिब्रिटीज के साथ यहाँ पे किया गया। तो इसे हम कहते हैं डीप फेक। तो ये डीप फेक की टेक्नोलॉजी भी काफी बढ़ती जा रही है।
तो आज के टाइम पे हमें सिर्फ अपने ये नहीं कि अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करना है, आज के टाइम पे हम लोगों को अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हमारे स्कैम फ्रॉड इन सब चीजों से भी बचाना है। इवन ब्लूटूथ से स्कैम हो सकता है, तो किसी भी तरीके से चीटिंग हो सकती है ना, स्कैम और फ्रॉड किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। हर चीज से बचा के चलना है ना। और हमारी भारत की आज की आंतरिक सुरक्षा की बात करूं तो साइबर, सूचना, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ये सब चीजें काफी बढ़ती आ रही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के सामने हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस है, जैसे कि टेररिज्म। सब जानते हैं सबसे बड़ा एक भारत के भीतरी इलाकों में कई जगह पर टेररिज्म है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होना, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर क्या वहां पर होना, उग्रवाद का होना, मिलिटेंसी का होना नॉर्थ ईस्टर्न में, कई जगह पे वामपंथी उग्रवादों का होना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का होना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखो, जैसे अलकायदा, अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट होगी, वो इंडिया के जो आसपास की जो हमारी पड़ोसी राज्य है ना, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब में बहुत ज्यादा ना एक तरीके से अपनी टेररिज्म को बढ़ाने के लिए लिंकेज कर रही है। फंडिंग हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कहाँ से इनको मिल रही है। पर ये चीजें बढ़ रही है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे नई चीजें आ रही हैं, हम भी सुनते हैं, रोज ही न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिक यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी सिर्फ एक रूप ही नहीं रह गई कि आपने बस अपने टेररिज्म, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर लिए। ये काफी नए नए रूपों में हमें देखने को मिल रही है, समझ रहे हो, नए नए रूप हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, इसका आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक शब्द होता है कट्टरवाद, रेडिकलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि भाई डेमोक्रेसी को सबसे बड़े प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि आप दूसरे की बिलीफ को सुनना ही नहीं चाहते हो, आप उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट ही नहीं करते, तो क्या होता है ना, दुश्मन बन जाते हो, उसे कहते हैं कट्टरवाद। आप बिल्कुल अपनी चीज को लेके कट्टर हो जाते हो, आप दूसरे की बात सुनना ही पसंद नहीं करते हो। तो उससे क्या होता है कि अगर आप कट्टरवाद हो जाते हो, तो अल्टीमेटली आपको फिर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है आपको अपनी बात को समझाने के लिए। फिर उसके बाद समाज में जो इतना ज्यादा सांप्रदायिक विभाजन हो रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, शत्रुता पूर्वक बयानबाजी की जाती है, इसकी वजह से जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय है उनमें एकीकरण में कमी आती, कट्टरवाद को लोग स्वीकार देते हैं। और मतलब एक आप किसी चीज को ना सहन करने की शक्ति खो देते हो, कट्टरवाद के ऊपर प्रमुख हो जाते हैं। और अपने भारत के अंदर इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इलीगल इमिग्रेशन का मतलब होता है कि दूसरे देशों से लोगों का आना। भारत से जो है बहुत सारे देशों से, बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को यहाँ पर लाया जाता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। रोहिंग्या क्राइसिस हमारा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है। साइबर और डिजिटल मीडिया भी इसका सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ब्लैक स्वाइन के इवेंट, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस का आना, 26/11 का अटैक होना, पार्लियामेंट पे अटैक होना, इससे क्या होता है ना कि पूरी लॉस हो जाती है जॉब्स की, इकोनॉमिकली कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, और पूरी जो सप्लाई की जो हम चेन हम हमेशा से करते आए हैं, देखते आए हैं, वो सारी डिसरप्ट होनी शुरू हो जाती है ना। ऐसा ही होता है ना, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को, आप लोगों ने, हम लोगों ने फेस ही किया है इसको आज के समय में, है ना। जल सुरक्षा में भी बहुत कमी आती है, और जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता, प्रॉब्लम आती है। आज भी हम जानते हैं कि हर एक चीज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। भारत में अगर किसी भी व्यक्ति को एंट्री तक लेनी है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे यही करते हैं कि आपको पूरा ऑथेंटिकेशन देना होगा, आपको फिंगरप्रिंट, आपकी आईज का वगैरह सब कुछ करते हैं। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बहुत इंक्लूड होना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे चीजें समझानी पड़ती है, बहुत सारी सपोर्ट देना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में। तो बस वही है, कोरोना वायरस ने हमें सिखाया कि हमें एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस सिस्टम, एक बहुत अच्छी एक इकोनॉमी तैयार करनी है, ताकि इकोनॉमी को आगे आने वाले समय में ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है भाई, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, पैंगोंग सो लेक, देखो ये पैंगोंग सो लेक अभी जो है प्रेजेंटली कहाँ पे बनी हुई है, मतलब कहाँ पे है लोकेटेड, लद्दाख में बनी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल है। कभी आप लद्दाख जाएं तो इस लेक को विजिट किए बिना लद्दाख मैं कहूंगी कि कंप्लीट ही नहीं होता। सो पेंगोंग सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक है, बहुत लंबी लेक है, लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत दोनों में है, करीब करीब बहुत ऊंचाई पे भी बनी हुई है, करीब 4225 मीटर की ऊंचाई पे बनी हुई है, और इसकी लेंथ करीब 134 किलोमीटर की है। और इसमें 5 और लेक्स है ना, 5 डिवीजन है इसकी, और ज्यादा, एक लेक के अलावा 5 और डिवीजन है, जैसे कि एक का नाम है मेन पैंगोंग सो,
एक सोन्याक, एक रमसो और न्याक्सो, है ना। रमसो एक्चुअली में दो है, ये ट्विन लेक्स है। तो इस तरीके से काफी इसका पानी जो है वो फ्रीज भी हो जाता है कई बार। और इंडिया और चाइना के बीच में आप कह लो कि एक बॉर्डर की तरीके से काम करती है, ट्रांस बॉर्डर है एक दोनों के देश उसमें। और ये तिथिस जियोसिंक्लाइंस, तिथिस भूस्फीति से ही बनी थी जब हिमालय का फॉर्मेशन किया गया था। साइनो इंडिया के बॉर्डर पे ये एक लेक आती है, इसको याद रखिएगा। और इसी लेक के पास में एक फोर्ट है, किला भी बना हुआ है, मैं चाहती हूँ उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, खुरनाक फोर्ट। खुरनाक फोर्ट इसी के लेक के पास में एक बना हुआ किले का भी नाम है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली हिल्स, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में लोकेटेड है, जिसको 1955 में जो है डिक्लेयर किया गया था। देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व से अभी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग समझना शुरू कर दें, धीरे धीरे इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। अलवर में जो है लोकेटेड है ये, और करीब करीब 881 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तब इसको भी इंक्लूड किया गया था। और अरावली लेपर्ड की भी यहाँ पे कैटेगरी आती है। अरावली, अरावली जो है दिल्ली और जयपुर के बीच में एक हिस्सा है पूरा, काफी बड़ा रीजन है। यहाँ पे कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक बार बैन भी कर दिया था कि यहाँ पर जितना भी मार्बल और कॉपर की माइनिंग होती है ना, वो अब रोक दी जाएगी। ठीक है भाई, ये भी काफी ज्यादा इसलिए न्यूज में था। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, भारत का पहला ऐसा रिजर्व है जिसने टाइगर्स को सक्सेसफुली जो है रीलोकेट, जिसे हम कहते हैं ना ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रीलोकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये काफी न्यूज में था। सरिस्का टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से सरिस्का लेके आया जाता, तीन यहाँ पे थे, एक जिनकी एज काफी हो रही थी टाइगर्स की, उसके लिए। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।